मगध का गौरवशाली इतिहास, एक गाथा और विस्तारित प्राचीन भारत की उर्वर भूमि पर एक साम्राज्य का उदय हुआ जिसने अपनी शक्ति, समृद्धि और सांस्कृतिक योगदान से इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी। यह साम्राज्य था मगध, जिसकी गाथा आज भी हमें प्रेरणा और ज्ञान का मार्ग दिखाती है। मगध की कहानी महाभारत काल से भी पहले शुरू होती है, जब यहाँ जरासंध का शासन था। जरासंध एक पराक्रमी राजा अपनी शक्ति के मद में चूर था, लेकिन उसका अंत भगवान कृष्ण के हाथों हुआ। इसके बाद मगध की बागडोर हर्यंक वंश के हाथों में आई। बिंबिसार इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक बना। वो एक दूरदर्शी और कुशल प्रशासक था, जिसने मगध की राजधानी राजगृह को एक समृद्ध और सुरक्षित नगर बनाया। बिंबिसार ने न केवल अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके मगध की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। उसने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। बिंबिसार भगवान बुद्ध का समकालीन था और उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, जिससे इस धर्म का प्रसार हुआ और मगध धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। उसने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों को सम्मान दिया और अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु शासक बना। अजातशत्रु एक महत्वाकांक्षी और पराक्रमी राजा था। उसने अपने पिता को कारागार में डालकर सिंहासन प्राप्त किया, यद्यपि बाद में उसे अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ। अजातशत्रु ने कई युद्ध जीते और मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उसने लिच्छवियों, वज्जियों और कोसल जैसे शक्तिशाली राज्यों को हराकर मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो आगे चलकर मगध की राजधानी बनी और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरी। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण व्यापार और संचार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। इसने मगध की व्यापारिक और सामरिक स्थिति को और मजबूत किया। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक हुए। इन शासकों के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु इनके शासनकाल में मगध की शक्ति और प्रतिष्ठा बनी रही और राज्य का प्रशासनिक ढांचा सुदृढ़ रहा। इनके समय में मगध की राजनीतिक स्थिति और भी मजबूत हुई और राज्य में शांति एवं समृद्धि का वातावरण बना रहा। इन शासकों ने पाटलिपुत्र को और अधिक विकसित किया और उसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में योगदान दिया। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश का शासन आया। शिशुनाग वंश के शासकों ने मगध साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाया। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कालाशोक था, जिसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। यह संगीति बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने धर्म के सिद्धांतों को और अधिक स्पष्ट करने में योगदान दिया और विभिन्न मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया। इस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन आया। नंद वंश के शासक महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य को अपनी चरम सीमा पर पहुंचाया। महापद्मनंद एक शक्तिशाली और कुछ इतिहासकारों के अनुसार क्रूर शासक था, परंतु उसने मगध को एक विशाल साम्राज्य बना दिया, जिसकी सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और मगध की शक्ति को और बढ़ाया। उसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। उसके बाद धनानंद नामक शासक हुआ, जिसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। धनानंद के समय में मगध की प्रतिष्ठा कुछ कम हुई और प्रजा में असंतोष व्याप्त था, क्योंकि उसके शासन को अत्याचारी माना जाता था। उसके दरबार में चाणक्य का अपमान हुआ, जिसके कारण चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त करने का संकल्प लिया। इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक युवक ने कौटिल्य, चाणक्य नामक ब्राह्मण की सहायता से नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की नींव डाली। यह मगध के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक सूझबूझ और कौटिल्य की कूटनीति ने मगध को एक नई दिशा प्रदान की। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के आक्रमण से उत्पन्न राजनीतिक शून्यता का लाभ उठाया और मगध साम्राज्य को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में संगठित किया। मौर्य वंश का शासनकाल मगध के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक था। उसने मगध साम्राज्य को एक शक्तिशाली और संगठित राज्य बनाया। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और वहां एक विशाल और भव्य महल का निर्माण कराया, जो उसकी शक्ति और वैभव का प्रतीक था। चंद्रगुप्त ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिसमें विभिन्न विभागों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई। उसने सेना को भी संगठित और शक्तिशाली बनाया। उसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया, जिनमें कुमार, आर्यपुत्र, राष्ट्रिक और अंतपाल नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध का शासक बना। बिंदुसार भी एक पराक्रमी शासक था और उसने अपने पिता के साम्राज्य को और अधिक विस्तृत किया। उसके शासनकाल में भी मगध की समृद्धि और प्रतिष्ठा बनी रही। उसने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को भी मगध साम्राज्य में मिलाया। उसने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया। बिंदुसार के पश्चात उसका पुत्र अशोक मगध का शासक बना।
अशोक मगध के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण शासक था। वो एक महान योद्धा और धर्मपरायण राजा था। कलिंग के युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर उसने युद्ध त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसने भीरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का मार्ग अपनाया। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने दूत देश विदेश में भेजे, जिससे इस धर्म का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। उसने प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। उसने सड़कें बनवाई, धर्मशालाएं बनवाई और चिकित्सालयों का निर्माण कराया। अशोक के शिलालेख आज भी उसके धर्मपरायणता और प्रजा के प्रति प्रेम के साक्षी हैं। उसने अपने शिलालेखों में अहिंसा, सत्य, प्रेम और करुणा जैसे मूल्यों का प्रचार किया। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक के बाद कुणाल, दशरथ, संप्रति और शालिशुक जैसे शासक हुए। इन शासकों के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु इनके शासनकाल में मगध की शक्ति और प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम होती गई। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश का शासन आया। इन वंशों के शासकों ने मगध साम्राज्य को बनाए रखने की कोशिश की, परंतु वे सफल नहीं हो सके। सातवाहन वंश ने कुछ समय के लिए मगध की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन उनका प्रभाव सीमित रहा। सातवाहनों ने दक्षिण भारत में अपनी शक्ति स्थापित की और मगध पर उनका नियंत्रण कम हो गया। अंततः गुप्त वंश के शासनकाल में मगध ने एक बार फिर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त की। गुप्त वंश के शासकों ने मगध को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाया। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त था, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जैसे प्रतापी राजा हुए, जिनके काल में कला, साहित्य और विज्ञान का अभूतपूर्व विकास हुआ। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस काल में कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे विद्वान और वैज्ञानिक हुए। गुप्त वंश के बाद मगध का इतिहास कुछ धुंधला हो गया। इस क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे राज्य बने और मगध का गौरव धीरे धीरे क्षीण होता गया। हर्षवर्धन के समय में भी मगध का कुछ भाग उसके साम्राज्य में शामिल था, लेकिन उसके बाद मगध की स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो गई। इसके बाद मगध पर विभिन्न राजवंशों का शासन रहा, जिनमें पाल वंश भी शामिल था। मगध का इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें बताता है कि एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य की नींव कुशल नेतृत्व, सुसंगठित प्रशासन और प्रजा के कल्याण पर टिकी होती है। ये हमें यह भी बताता है कि युद्ध और हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। शांति और अहिंसा ही मानव जीवन का सच्चा मार्ग है। मगध की कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है और हमें अपने देश और अपनी संस्कृति को सदैव याद रखने का संदेश देती है। हमें अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर अपने देश को और अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का सतत प्रयास करना चाहिए। मगध का पतन इस बात का भी प्रतीक है कि किसी भी साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि स्थायी नहीं होती और उसे बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास और अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। मगध का इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों का सम्मान करना एक समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है।